हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेविस मेथड। तो आज हम बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 4 से जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन से उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। इसका हम बेसिकली वन शॉट वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो में आपके इस सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट्स है, सभी यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को आप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनके पास एजुकेशन में मानव अधिगम और संज्ञान को समझना उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है। ओके। और मैं आपको बता दूं, ये वाला सब्जेक्ट जो है हमने इंग्लिश में ऑलरेडी करा हुआ है, तो आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। ओके। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो एक लेवे स्नातक वन की नाम से है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दी जाती है। और ये आपका कंटेंट है। टोटल आपके पास 3 यूनिट्स है, और सभी यूनिट्स में 3 3 लेसन भी हैं। ओके। तो चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि चिंतन की कुछ परिभाषाएं लिखें। चिंतन की ना, अगर जब आप बुक खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि चिंतन के ना, लाइक थिंकिंग के बहुत सारे हमारे पास परिभाषाएं हैं। ठीक है। तो उस उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम मोहसिन के अनुसार देखें, तो चिंतन जो है एक अंतर्निहित समस्या हल करने का व्यवहार है। मतलब अपने आप में ही कोई समस्या जो है उसको हल करने का जो व्यवहार होता है, उसको बेसिकली थिंकिंग या चिंतन कहते हैं। ओके। और अगर हम ग्लिमर के अनुसार देखें, तो चिंतन एक समस्या होती है, उसको सुलझाने की प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष गतिविधि के स्थान पर विचारों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ये किसके अनुसार है? ग्लिमर के अनुसार। इनका क्या कहना है कि जो चिंतन है उससे समस्या समस्या को सुलझाते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं। ओके। और अगर हम कॉलिनिक के अनुसार देखें, तो चिंतन अवधारणाओं का पुनर्गठन है, यानी कि जो भी अवधारणाएं हैं उन सभी का दोबारा से इकट्ठा करना, पुनर्गठन करना। ओके। और अगर हम वुडवर्ड के अनुसार देखें, तो चिंतन एक समस्या का समाधान खोजने के लिए एक मानसिक अन्वेषण है। एक ऐसा मानसिक अन्वेषण, मानसिक चीज, ऐसी सोच जिसके लिए क्या करते हैं कि समस्या का समाधान खोजने के लिए किसी चीज के बारे में सोचना। तो वो बेसिकली। और गैरेट के अनुसार अगर हम देखें, तो चिंतन जो है वो व्यवहार है, जो अक्सर निहित है और छिपी हुई होती है, और जिसमें क्या होता है, प्रतीक, छवि, विचार, जो भी अवधारणाएं हैं उनको नियोजित किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे चिंतन को एक व्यवहार के रूप में बताया गया है गैरेट के अनुसार। तो ये अलग अलग दार्शनिक है जिनके अनुसार ये जो है चिंतन को डिफाइन किया गया है। ओके। आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें तो बेसिकली चिंतन के कई टाइप्स होते हैं, लाइक बोधात्मक या मूर्त चिंतन, प्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, चिंतनशील चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, गैर निर्देशित या साहस्य चिंतन। तो बोधात्मक चिंतन ये होता है जब अपनी पूरी बुद्धि वगैरह लगा के और उसको बारे में हम सोचते हैं, समाधान ढूंढते हैं। ठीक है। प्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, अमूर्त यानी कि यहाँ पे कोई चीज ना लगाकर, लाइक हम किसी चीज के सॉल्यूशन तो ढूंढ रहे हैं, उसके साथ प्रयास भी कर रहे हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसके बारे में सोच रहे हैं, लाइक। और चिंतनशील चिंतन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के बारे में चिंता करते हुए जब हम सोचते हैं, मतलब हमें टेंशन सी हो जाती है, तो वो बेसिकली चिंतनशील चिंतन होता है। ठीक है। और इसी प्रकार सृजनात्मक चिंतन होता है। और आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? जब हम किसी की या किसी चीज की बुराई करते हुए और उसके बारे में सोचते हैं। गैर निर्देशित या सहारसे चिंतन, इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोई लाइक डायरेक्शन नहीं होता, बिना किसी बात के हम सोच रहे होते हैं, टेंशन ले रहे होते हैं, सोच ही रहे होते हैं, बिना कुछ बात के, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई उसका फल नहीं निकलने वाला, फिर भी हम सोच रहे हैं, तो उसको हम बेसिकली गैर निर्देशिक या सहर्ष चिंतन कहते हैं। ओके। ये डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ध्यान ध्यान जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, अनैच्छिक और स्वैच्छिक। हम अनैच्छिक क्या होता है? कार्यान्वित प्रवृत्तियों द्वारा कायम, और स्वाभाविक एक भावना से कायम। स्वाभाविक क्या होता है? किसी एक भावना के कारण होती है। ठीक है। और स्वैच्छिक क्या होता है? इसमें भी दो तरह के होते हैं, लाइक अंतर्निहित और मुखर। अंतर्निहित क्या होता है? इच्छा के एकल कार्य द्वारा प्राप्त, मतलब खुद के अंदर की इच्छा जो है वो इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। और इच्छा के दोहराए गए कार्य का प्राप्त, मतलब कि इच्छा हुई, उस कार्य को किया और उस कार्य को दोबारा किया गया, तो उस चीज को बेसिकली स्वैच्छिक ध्यान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जॉन बेसफोर्ड और बैरी स्टीन द्वारा कौन-कौन से 5 कदम उठाए गए? तो अगर हम उनकी बात करें, तो जॉन जो ब्रेसफोर्ड है और बैरी स्टीन है, उन्होंने क्या किया है, समस्या को कार्य जो है उसको सॉल्व करने के लिए ना, उन्होंने कई कदम उठाए हैं, चरण उठाए उठाए हैं, जिनके लिए उन्होंने एक चरणों का आदर्श रूप दे दिया है, जिसको हमने इस तरीके से व्यवस्थित किया गया। इसको आइडियल कहा जाता है। ओके। सो यहाँ पे आइडियल, जब आप इंग्लिश में लिखेंगे आइडियल,
तो उसका बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म है बेसिकली। तो आई यहाँ पे क्या डिनोट करता है कि हम आई से सबसे पहले समस्या को पहचानते हैं, ठीक है? और डी हमें क्या करता है यहाँ पे डिनोट करता है कि जो लक्ष्य है उसको डिफाइन करना, लक्ष्य को डिफाइन करना, ओके? और नेक्स्ट हमारा क्या होता है ई, संभावित रणनीतियों का समाधानों का अन्वेषण करना। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अ, यहाँ पे जितने भी लाइक जो भी रणनीति हमने बनाई समाधान को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में सोचना, ठीक है? और ए यहाँ पे क्या दिखाता है हमारा, ये यहाँ पे दिखाता है रणनीतियों पर अधिगमन। अभी हमने देखा समस्या पहचाना, लक्ष्य निर्धारित किया, उसकी रणनीति बताई समाधान को ढूंढने की, ठीक है? और फिर रणनीतियों पर अधिगमन करना मतलब उसके बारे में सोचना कि क्या हमने जो नीति बनाई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे एल दिखाता है पीछे मुड़कर देखें और सीखें कि जो भी हमने डिसीजन लिया उसका क्या राइट निकला या रॉन्ग है या इसमें सुधार करने की जरूरत है, तो उसको यहाँ पे एल जो है वो डोनेट करता है, ओके? ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान की प्रकृति क्या है? ध्यान की प्रकृति अगर हम बात करें, तो ध्यान जो है वो एक शब्द है, जिसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में उपयुक्त चर्चा ने इस प्रकृति के निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया है। ये जो पहलू हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं, इनसे पता चलता है कि ध्यान की प्रकृति कैसी होती है। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो जो ध्यान होता है, वो अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया होती है। ऑफ कोर्स एक तरह से प्रक्रिया ही है ये, कि हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान किसी चीज के बारे में और सोचते हैं, ठीक है? और इससे क्या होता है जो हमारा पर्यावरण है, इसके बारे में हमारी जागरूकता, चेतना ये सारी जागरूकता बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और इसी के साथ-साथ हमें एक ही बार में कुछ चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। और इससे क्या होता है जब आप किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता है आपको और आप जब ध्यान लगाते हैं तो आप एक ही बार में उस चीज़ को कर सकते हैं, उसके बारे में ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है? और कई बार क्या होता है कि ये जो है ध्यान जो है कई संभावित आदतों में से कुछ को चुनने की एक प्रक्रिया है। मतलब कुछ आदतें होती हैं, उसको उनमें से किसी एक को अगर चुनना हो तो ये भी एक तरह की प्रक्रिया है, ठीक है? और ये मानव सोच के मौलिक है क्योंकि ये निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में कौन-सी जानकारी पर विचार किया जाएगा। और यह जो है मूल रूप से वातावरण में मौजूद जो उत्तेजनाएँ होती हैं, उसकी बहुलता से व्यक्तिगत रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार कुछ विशेष उत्तेजनाओं को चुनने की प्रक्रिया देती है। जब होता है ना कई बार ये चीज़ सिचुएशन आ जाती है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नहीं कुछ सिलेक्ट हो पाता है, तो उस समय हमें ध्यान लगाना बहुत हेल्पफुल करता है और ये किसी समस्या को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। तो ध्यान लगाना इसलिए लोग बड़े-बड़े लोग भी कहते हैं कि बड़े से बड़े महान लोगों ने भी कहा है कि ध्यान लगाना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस के हल मिल जाते हैं, प्रॉब्लम्स के हल मिलते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के लक्ष्य एवं विशेषताएं लिखें। तो जब हम संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जो मेन दार्शनिक है प्याजे उनके द्वारा ये जो है दिखाया गया है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में सीखने की को एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया बनाया गया है। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग में जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है वो क्या बताता है कि सीखने की एक अधिगम होती है, ठीक है? और पहले जो शोधकर्ता थे द्वारा अंतर्दृष्टि पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि जो आधुनिक संज्ञानाविद हैं, उन्होंने चिंतन की प्रक्रिया, स्कीमा तथा संज्ञानात्मक संरचनाओं को अधिक महत्व दिया है। पहले क्या होता था कोई आधुनिक चीज को ना देकर अंतर्दृष्टि को देते थे, परंतु अब जो चिंतन की प्रक्रिया है उसमें स्कीमा और जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, उसको अधिक महत्व मिलने लगा है। ठीक है? और इस दृष्टिकोण से क्या होता है, जो परिपक्वता आती है और संज्ञानवादी संरचनाओं में बदलाव एवं विकास के लिए मुख्य कारक माना गया है। इसको बेसिकली मुख्य कारक माना गया है ताकि जितनी भी संज्ञानवादी संरचनाएँ हैं, उन सबको बदलाव के लिए, ओके? इसी का आंसर आगे कंटिन्यू है कि संज्ञानात्मक विकास इस बात पर भी बल देता है कि बच्चे किस प्रकार चिंतन एवं खोज करते हैं। जब हम संज्ञानात्मक विचार की बात करते हैं, तो इसमें हम चिल्ड्रंस के बारे में देखते हैं, तो वो हमें डिनोट करता है कि कैसे जो बच्चे हैं, वो कैसे सोचते हैं और खोज कैसे करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इसकी वजह से जो जितना भी कौशल होता है, समस्या का समाधान होता है, निपटान का विकास है। जैसे कि बच्चों को उनके आस-पास के वातावरण के बारे में सॉरी उनके आस-पास के वातावरण के बारे में सोचने पर मजबूर करना, उनको हेल्प करना, उसे समझने में, सोचने के लिए उनमें हेल्प करना उनको चिल्ड्रंस को। और इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या होता है, जो शिक्षक होता है, वो एक खोजकर्ता एवं सक्रिय प्राणी के रूप में देखा गया है। जब ये वाली दृष्टिकोण किसी व्यक्ति में आ जाती है, किसी बच्चे में आती है तो बहुत हेल्पफुल होती है अपने आस-पास का वातावरण। जब किसी शिक्षक में आ जाती है, तो वो एक खोजकर्ता बन जाता है और सक्रिय प्राणी बन जाता है, ठीक है? जो कि अपने वातावरण में निरंतर रूप से अंतःक्रिया कर रहा है और उसे समझने का प्रयास करता रहा है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है आई वुड से कि ये जो बॉक्स है ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है।
ठीक है? यहाँ पे ये आई वुड से दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप ज़रूर लर्न करके जाइएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण में क्या डिफ़रेंस होता है? ओके, जब हम आंतरिक अभिप्रेरण की बात करते हैं, तो ये कारकों पर आधारित होता है और जो आंतरिक अभिप्रेरण होता है, वो आंतरिक कारकों पर ही अ, सॉरी आंतरिक कारकों पर ही डिपेंड होता है। जब हमारे अंदर मोटिवेशन जो है किसी चीज़ को करने की, हमारे खुद के अंदर से आती है, ठीक है? और बाहरी कारक क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बाहरी चीज़ हमें देखते हैं और हमें अंदर से फिर बाहर से मोटिवेशन मिलता है कि अब मुझे ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई मैच हुआ है और उस मैच में कोई जीत गया, कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी है जो जीत गया, ठीक है? और फिर क्या हुआ, जब वो जीता तो लोगों ने उसकी तारीफ़ करी, उसको ट्रॉफियाँ मिली, गिफ्ट्स मिले। तो नेक्स्ट टाइम जब मैच होगा तो उसको मोटिवेशन आएगी। ये कहाँ की? बाहरी मोटिवेशन है, खुद के अंदर से तो मोटिवेशन नहीं जागी ना। बाहरी मोटिवेशन कि अगर मैं फिर से अगर जीतूँगा तो मुझे फिर से गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे, लोग मुझे तारीफ़ करेंगे, क्लैपिंग करेंगे एंड ऑल। सो ये बाहरी मोटिवेशन होता है। बाह्य जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाह्य अभिप्रेरण, ओके? ऑफ कोर्स आंतरिक अभिप्रेरण जो है वो अंदर से आती है, तो इसकी जड़ें जो बहुत गहरी होती हैं और बाह्य अभिप्रेरण की ऊपरी होती हैं और सतही होती हैं, ठीक है? और पूरी तरह से निर्धारित होता है और दूसरी ओर जो बाह्य अभिप्रेरण है पूरी तरह से दूसरे द्वारा निर्धारित होता है। और प्रक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरण है और केवल अंतिम उत्पाद प्रासंगिक होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है या बाह्य अभिप्रेरण जब होता है, तो इसमें क्या होता है ना, केवल हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या उत्पाद निकला है, केवल उसी पे फ़ोकस करते हैं हम, ठीक है? और अधिक समय तक चलता है, ये जो हमारा आंतरिक मोटिवेशन जो आता है, वो हमारा बिल्कुल लंबे समय तक चलता है कि बिकॉज़ वो हमारे अंदर खुद से आया है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जो बाह्य मोटिवेशन होता है, उसमें क्या होता है, केवल लक्ष्य प्राप्ति तक ही, जब तक लक्ष्य मिल जाता है, तब तक वो मोटिवेशन होता है, बट जैसे ही वो आपका गोल अचीव हुआ, लक्ष्य मिल गया, वो मोटिवेशन जो है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, हम कई बारी होता है ना, अपनी खुद के खुशी के लिए पढ़ते हैं, तो वो आंतरिक मोटिवेशन हो गया। और कई बार क्या होता है, क्लासेस को हम अपने साफ-सुथरा रखते हैं ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए और पढ़ने का मन करता है तो हम क्लास को अपने साफ-सुथरा रखते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है कि कई बारी हम केवल किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी टेस्ट के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमारा बाह्य अभिप्रेरण होता है। और कई बारी क्या होता है ना, स्कूल में इंस्पेक्शन की टीम आ जाती है, तो उस वजह से हमें सफाई करनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये भी एक बाहरी मोटिवेशन का एग्ज़ाम्पल है। ओके, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वप्रभावकारिता की भूमिका के बारे में बताएँ। इसमें क्या होता है कि जब हम खुद के बारे में कोई चीज़ हमें खुद ही प्रभावित करती है, स्वप्रभावकारिता, तो उसके बारे में क्या होता है? इससे क्या होता है, हमारे अनुभव में माहिर होना, जो भी हमारे पास अनुभव होता है, हम उसमें और माहिर होने लगते हैं, जब हम खुद से ही प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे प्रभावित नेगेटिव वे में नहीं, पॉज़िटिव वे में, जब हम खुद को ही समझने लगते हैं, तो जो भी हमारे अनुभव होते हैं, वो माहिर होने लगते हैं। प्रातिनिधिक अनुभव आ जाता है हमारा, किसी से लाइक किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना, ऐसी चीज़ें। ठीक है? कॉम्पिटिशन करना भी है तो ये ना पॉज़िटिव वे, और मौखिक अनुनय और प्रोत्साहन, खुद को अपने आप को प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, आगे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। और भावनात्मक और शारीरिक अवस्थाएँ, क्योंकि हमारी जो भावना होती है और जो शारीरिक अवस्था होती है, उसमें सुधार आता है जब हम अपने आप से प्रभावित होते हैं। ठीक है? और काल्पनिक अनुभव जो होता है हमारा, वो लंबा होता है। जब हम यहाँ तक ही केवल सोच रहे होते हैं, जब हम खुद से प्रभावित होते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा लंबा सोचते हैं और अच्छे से डिसीज़न लेते हैं और अपने आप से इफ़ेक्टिव होते हैं, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की ताकत क्या है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा है कि सामाजिक जो संज्ञानात्मक होती है, सिद्धांत जो है, जो यानी सोशल कॉग्निशन जो होता है, उसके बारे में हमें बताना है। इसको इंग्लिश में कॉग्निशन बोलते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो है, ये एक महत्वपूर्ण मानव सामाजिक आचरण होता है कि समाज में कैसे हमें बिहेव करना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसकी ओर हमें निर्देश देता है। इसके लिए हमें समझाता है, इसके लिए हमें निर्देश देता है, ये वाला जो सिद्धांत होता है, ठीक है? और यह एक अग्रिम परिकल्पना होती है, जो बदलने और विकसित होने के लिए उपलब्ध होती है। इससे क्या होता है, हम हमारे अंदर जो चीज़ बुरी है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? जो हमारी चीज़ ठीक है उसको हम और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? सोशल के अनुसार उनसे और सीख कर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है, उनसे सीख कर हम और चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जो महत्वपूर्ण काल्पनिक मुद्दे होते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ, तो जो अधिगम में पारिश्रमिक का काम, आचरण और व्यवहार की सुरक्षा और स्थिरता, ओके? इसी के साथ-साथ जो अधिगम की प्रकृति होती है, वो क्या है? अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम यहाँ पे अगेन यहाँ पे मतलब है
अधिगम का थिंकिंग से रिलेटेड। ओके, सो अधिगम बेसिकली लर्निंग, यहाँ पे आप कह सकते हैं लर्निंग। तो आप जब बात करते हैं लर्निंग की, तो इसमें क्या होता है कि कई चीजें ना हमारी लाइक सार्वभौमिक है, पूरा मतलब पूरी दुनिया की ही बात कर ले, सबके अंदर जो अधिगम है यानी लर्निंग की जो एबिलिटी है, वो बचपन से ही होती है। हम बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं, राइट? और जो अधिगम होता है वो अनुभव के माध्यम से है। हमारे अंदर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे जो अनुभव है, जो हमारे अनुभव जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे हमारी लर्निंग जो है वो भी बढ़ती है। कोई भी चीज़ अगर आपको अभी नहीं आती है, अगर आपके पास उसके बारे में एक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ को समझने में आपको और ईज़ी होता है, आसानी मिलती है, ठीक है? तो इससे हमारा लर्निंग डेवलप होता है, जैसे-जैसे हमारे पास अनुभव आता है, ठीक है? सो अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये व्यवहार में परिवर्तन का परिणाम है। ऑफ कोर्स जो लर्निंग होता है, यहाँ पे अधिगम का मतलब लर्निंग है, समझ लीजिए, ठीक है? जो लर्निंग है या अधिगम कह लीजिए, वो एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। हम बचपन से लेके बूढ़े होने तक हम चीज़ों को सीखते ही रहते हैं, ठीक है? और ये इसी वजह से इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं और ये परिवर्तन का परिणाम है। कोई चीज़ हमें पहले नहीं आती थी, अब वो आती है, तो वो चेंजेस हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उसी का परिणाम होता है, ओके? और जो अधिगम है एक समायोजन है, यानी कि समय के अनुसार ये चेंज होते रहता है, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी होती है। ओके, और जो अधिगम है अभ्यास के परिणाम स्वरूप आता है। जिस चीज की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतनी हमारे अंदर एबिलिटी बढ़ती है, लर्निंग बढ़ती है, राइट? और जो अधिगम है वो अपेक्षाकृत एक स्थायी परिवर्तन है और वृद्धि और विकास के रूप में अधिगम अधिगम का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं आप, प्रत्यक्ष रूप से आप अधिगम को नहीं टच कर सकते हैं, पर जो लर्निंग है वो आपको बहुत हेल्प करती है आपके पूरे लाइफस्टाइल में, है ना? नेक्स्ट देखते हैं हम, पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में समानताएं। इनकी जो भी सिद्धांत है, जो भी लाइक दार्शनिक है ये दोनों, तो इनके जो भी सिद्धांत है, उनके बारे में उन दोनों के बीच समानताएं क्या है, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेम है, उसके बारे में बताना है। तो बेसिकली ये दोनों सिद्धांतकारों ने संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, है ना? और दोनों का मानना था कि जो संज्ञानात्मक संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, उसके परिणामतः विकास दोनों में ही, दोनों ने कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, उसमें स्व केंद्रित भाषण महत्वपूर्ण होता है, कि मतलब खुद के अंदर क्या चीजें डिफाइन हो रही हैं, आप खुद के अंदर चीजों को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है? और दोनों ने स्वीकार किया है कि जो बच्चा है, वो अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो सक्रिय भागीदारी करता है किसी भी अधिगम की प्रक्रिया में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओके? और दोनों का मानना ये भी है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें जीव विज्ञान और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें जो लैंग्वेज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट निभाता है और जो जीव विज्ञान होता है, वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ें जो है वो सेम है पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के दोनों में, ठीक है? जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत है। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम के 3 सिद्धांत कौन से हैं। ऑफ अगेन मैं आपको बताऊँगी कि अधिगम का यहाँ पे मतलब है लर्निंग से, ठीक है? तो व्यक्ति के अनुभव, आत्मबोध की प्रवृत्ति और शिक्षार्थी पर भरोसा। तो या तो व्यक्ति जो है वो तब कब सीखता है, या तो खुद के अंदर एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है? एक्सपीरियंस आ जाए, अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता है हम उतना ज़्यादा सीखते हैं। आत्मबोध की प्रवृत्ति, कई बारी हमारे अंदर खुद के अंदर से मोटिवेशन आती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, ठीक है? आत्मबोध खुद के अंदर रियलाइज़ हो जाना कि मुझे चीज़ सीखनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ शिक्षार्थी पर भरोसा करके, जो शिक्षार्थी है या जो शिक्षक है, उस पे भरोसा करके जो पढ़ रहा है, वो दूसरे पे भरोसा करके या जो उस चीज़ को पहले कर चुका है, उस पे भरोसा कर लेते हैं और हम उससे सीखते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली 3 सिद्धांत है, जो कि अधिगम के हैं। इसको आप अपने लैंग्वेज में और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थार्नडाइक द्वारा जिन 4 अलग-अलग क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, वो कौन से हैं? उसके बारे में बताना है। ठीक है? और इसका सबसे पहला आता है स्तर। किसी दिए गए कार्य की कठिनाई की सीमा जिसे हल करने का प्रयास किया जा सकता है, उसे हल किया जा सकता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा स्टेज जहाँ पे उस समस्या के बारे में हम सोच सकते हैं, उसके हल के बारे में सोच सकते हैं, तो उस समस्या को सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है? और इसी के साथ-साथ रेंज जो है, इसमें उन कार्यों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें किसी दिए गए स्तर की कठिनाई के साथ हल किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि किसी चीज़ को देख के ही आपको लगता है यार ये कितना मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता है। बट जब आप उस चीज़ को करने लगते हैं, उसके बारे में धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्टेप आगे लेते हैं, तो वो चीज़ हल होने लगती है, वो सारी चीज़ सॉल्व होने लगती है, ठीक है? उसी के साथ-साथ क्षेत्र, इसमें प्रत्येक स्तर पर उन स्थितियों की कुल संख्या शामिल होती है
जिन्हें एक व्यक्ति पूरा कर सकता है, ठीक है? तो जब हम फाइनेंस के द्वारा अलग-अलग जो क्षमताएँ वाली हैं, उनकी केंद्रित करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होती है ना, चीज़ों की संख्या शामिल होती है सभी की, जिसके वो एक-एक व्यक्ति जो है उस चीज़ को छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर पूरा कर सकता है। और गति की बात करें तो वह गति जिससे कोई व्यक्ति किसी दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। जब उसको ऐसी डायरेक्शन मिल जाती है, ऐसी स्पीड मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को पूरा कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे भी डबल डॉट है। सो यहाँ पे गति पे थे हम, तो गति पे यहाँ पे ये है मतलब कि गति जब किसी पर्सन को किसी चीज़ को करने की गति मिल जाती है, तो वो उस चीज़ को और अच्छे से सफलतापूर्वक कर सकता है ना? तो ये यहाँ पे था। नेक्स्ट है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुविधाजनक समझ के लिए उन्हें कौन-कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेष आवश्यकता वाले यानी सीडब्ल्यूएसएन के जो बच्चे होते हैं, उनको समझने के लिए कौन-कौन से उनकी श्रेणियों में उनको रखा गया है? तो सबसे पहला हमारा श्रेणी होता है चिल्ड्रन विथ सेंसरी डिसेबिलिटी मतलब संवेदी अक्षमता वाले बच्चे, खासकर जब वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, उनकी आँखें ना हो, उनको श्रवण शक्ति बाधित हो, वो बोल ना सकते हो या मस्तिष्क में कोई कमी हो जिसकी वजह से वो कुछ सोच नहीं सकते हो या शारीरिक रूप से अगर वो विकलांग है, तो वो सेंसरी डिसेबिलिटी में आते हैं, ठीक है? और चिल्ड्रंस विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इसमें नाम से पता चल रहा है इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक रूप से जो बच्चे विकलांग होते हैं, इसके अंतर्गत बच्चे आते हैं जो किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाते हैं। उनको चीज़ों को 2-3 बार बताया जाता है, तब वो ज़्यादातर खासकर वो बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है? मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, वो आते हैं इसमें, ठीक है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में। नेक्स्ट हमारा आता है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी दिव्यांग ठीक है जिनको हम अपठन कहते हैं लेखन विकार गणना में करने में सक्षम कई बच्चे होते हैं ना सारी चीजें अच्छी होती है पर वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते ऐसे नहीं कि जिनको मन नहीं करता वो नहीं ऐसे बच्चे जिनको लाइक उनको किसी चीज को जोड़ने में प्रॉब्लम होती है किसी चीज को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो बोल नहीं पाते हैं साफ सुथरा तो ऐसे बच्चे आते हैं दिव्यांग में ठीक है और इसी के साथ-साथ चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस एंड क्रिएटिविटी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जिनकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है? और किसी एक चीज़ की वजह से वो सीडब्ल्यूएसएन में आ जाते हैं, ठीक है? पर उनके अंदर क्रिएटिविटी इतनी होती है कि उनको हम गॉड गिफ्टेड या गिफ्टेडनेस क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है? प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जो किसी डिसेबल होने के बावजूद उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के साथ-साथ चिल्ड्रन विद सोशो इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज़ जुवेनिलिया सामाजिक भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्या वाले बच्चे जैसे कि किशोर अपराधी। कई बार ये होता है ना कि ऐसे बच्चों के अंदर ऐसी डिज़ीज़ वग़ैरह आ जाती है, ऐसी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना वो किशोर अपराधी के रूप में तब्दील हो जाते हैं, कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसे में भी सीडब्ल्यूएसएन के बच्चे आ सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जो चिल्ड्रन्स बिलॉन्गिंग टू सोशल इकोनॉमिकली तो इसमें इसमें बेसिकली जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसमें क्या है सोशल इमोशनल भी हो सकता है। सोसाइटी के इमोशन की वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर देते हैं जो कि प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाता है ना? और जो सिक्स्थ है हमारा वो बताता है बिलॉन्गिंग टू सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एंड अदर मार्जिनल ग्रुप सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित और अन्य सीमांत समूह से वंचित बच्चे। उपरोक्त दिए गए सभी और वह जो आरपीडी सॉरी ये जो है 2016 की जो सूचीबद्ध है, ये वाले जो जितने भी डिजीज़ मतलब सीडब्ल्यूएसएन को डिफाइन किया गया है बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनको जो डिफाइन किया गया है, वो बेसिकली इस 2016 के लिस्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है, सूचीबद्ध किए गए, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। और समावेशन को संभव बनाने के लिए 3 स्तर के कौन-कौन से बदलाव की आवश्यकता है? बृहत स्तर द मैक्रो लेवल, मध्य स्तर द मेसो लेवल, सूक्ष्म स्तर द माइक्रो लेवल। ये बेसिकली जो समावेशन होता है यानी एडजस्टमेंट किसी चीज़ को समझने के लिए सीडब्ल्यूएसएन के बच्चे जो होते हैं, खासकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनको समझने के लिए, उनको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कराने के लिए, समावेशन करवाने के लिए 3 स्तर के हमारे बदलाव आवश्यक हैं। जो कि ये है, बृहत स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर और मध्य स्तर पर मीडियम लेवल पर, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मध्यम से ही हमारा काम हो सकता है। और कुछ सूक्ष्म स्तर भी होते हैं, जो माइक्रो लेवल पर कार्य करते हैं, जिससे हमारी कई चीज़ें जो हो जाती हैं, ओके? सो ये थी हमारी आज की यूनिट, ये पूरी कंप्लीट होती है और ये वाला जो सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।